मेरे जो पैतृभूमि है वो सिकराय है। अच्छा। और दौसा जिले की सिकराय पैतृभूमि से मैं आता हूँ। और मेरे पापा बताते थे कि उनकी बुआएं रथ भेलियों में आती थी। एक बाणगंगा नदी थी जो बैरथ के पहाड़ों से उठती है, वो कभी बारहमासी बहती थी और एक खुशी का माहौल पूरे गांव में था। तो उस समय से लेके आज पूरा राजस्थान जो रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा है, साथ ही जो थार रेगिस्तान था जहां पे कभी श्री कृष्ण की मंत्रणाएं होती थी, वो आज कैसे थार रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसी कहानियों को मैंने अपने बचपन से अपने पिताजी से सुना। और साथ ही जब मैं अपने IIT खड़गपुर में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तो दूसरे साल में जब मैंने नीति आयोग में एक प्रोजेक्ट किया, तो मैंने एक पूरे भारत के लिए एक डैशबोर्ड बनाया जिसमें हम पूरे भारत के कृषि का हाल एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। कभी करीब 19 पहलुओं पे हम एक ही स्क्रीन पे निर्णय ले सकते हैं। तो उस डैशबोर्ड के अध्ययन से भी ये निकल कर आया कि मात्र सिंचाई पर ही पूरे भारत का, देश का, हमारा जो विकास है वो टिका हुआ है। तो इस सच्चाई को जानने के बाद मैंने कई राज्यों का दौरा किया। मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई ग्रामीण इलाकों में गया और मैंने यही अध्ययन को वहां पे धरातल पे भी सच पाया। तो तुरंत प्रभाव से मैंने फिर जितनी भी योजनाएं राजस्थान के लिए बनी है उनका अध्ययन शुरू किया। सबसे पहले मैंने जाना कि यमुना राजस्थान जो साबरमती लिंक है, जिसमें यमुना राजस्थान वाला जो पार्ट है, उसमें करीब 2600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी अपना यमुना से आना है राजस्थान में, और करीब 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को वो सींचेगी अगर ये योजना आ जाती, जो कि 1970 में योजना का आगाज हुआ था। 1994 में सारी ट्रीटीज भी कंप्लीट हो गई हैं, पर आज तक ये योजना धरातल पे नहीं आई है और 2.5 लाख हेक्टेयर सिंचित जमीन जो हो सकती थी वो उस विकास से वंचित है। फिर जो दूसरा लिंक था राजस्थान साबरमती लिंक, इसमें करीब 4200 MCM पानी, मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आना था और करीब 5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी थी। साथ में जो अभी पूर्वी नहर नदी योजना का जो अभी बात पूरे राजस्थान में चल रही है, इसकी भी सच्चाई में सबके सामने रखना चाहता हूं कि करीब 1400 MCM पानी है जो हमारा चंबल का पानी व्यर्थ ही अभी गंगा से बहता हुआ यमुना गंगा के थ्रू होता हुआ बंगाल की खाड़ी में व्यर्थ जा रहा है। और हमारी जो बनास, बाणगंगा, कालीसिंध जैसे जो भाव क्षेत्र है, इसमें पानी की कमी है और पानी की मांग इन 13 जिलों में करीब 1000 MCM है। तो इस 1400 MCM पानी में से करीब 1000 MCM पानी भी हम इन जिलों में डाइवर्ट कर दें तो उसमें से 827 MCM जो सिंचाई की मांग है, जो 100 MCM पीने की मांग है और 150 MCM जो उद्योगों की पानी की मांग है, उसकी पूर्ति हो सकती थी। तो ऐसी जो 4-5 बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो भारत में करीब 1994 से तैयार है, उनके नहीं होते हुए को जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि पूरे राजस्थान की जो 257 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन है, उसमें से 25 लाख हेक्टेयर तो हम अपनी इन योजनाओं से सिंचित कर सकते हैं। मतलब करीब 10% जमीन सिंचाई करने की योजना हमारे पास तैयार है, पर आज भी जनता उस विकास का अनुभव नहीं कर पा रही है। तो मैंने तुरंत प्रभाव से सोचा कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि खेत पर किसान अपने खेत पर ही पानी की व्यवस्था कर ले। तो हुआ ये कि 2020 में जब कोरोना काल आया, तो मुझे अपने कॉलेज से, IIT खड़गपुर से जयपुर आने का अवसर मिला और उस समय में मैंने ग्राम पंचायत विकास प्लान पढ़ा, जो कि एक बहुत अच्छी रूपरेखा है जिसमें भारत की सभी 2.5 लाख पंचायतों को हर साल 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अपने गांव का विकास प्लान बनाना होता है। जब मैंने उसकी सरकारी पंचायती राज मंत्रालय की गाइडलाइंस पढ़ी, तो मैंने ठाना कि क्यों ना हम एक गांव में इस प्रक्रिया को पूरा मॉडल स्वरूप उतारें। तो नवंबर 2020 की बात है। छरेड़ा का मैंने किसी से नाम सुना कि वहां पे जो सरपंच प्रतिनिधि है वो काफी एक्टिव है, गांव वाले काफी उत्साह है उनमें विकसित होने का। तो उस पंचायत का हमने चिन्हन किया और हमने सबसे पहले वहां पे एक निष्पक्ष टीम का गठन किया। जितने भी जो वर्तमान शासन है, उन्हीं को नहीं, उनके विरोधी जो संगठन है, जितने भी वहां पे हितधारक हैं, उन सबसे प्रतिनिधित्व करते हुए युवाओं की निष्पक्ष टीम गठित की। उस निष्पक्ष टीम को हमने ट्रेन किया, अलग अलग विषयों में उनका शिक्षण प्रशिक्षण किया। अलग अलग राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कृत किसानों के खेतों पे उनको ले गए, जैसे सुरेंद्र सिंह अवाना जी हैं, रामजी लाल जी हैं, मित्रवाड़ी बांदीकुई से शिवचरण सेकड़ा जी हैं। तो उन सबके जब विकसित खेतों को इस टीम ने देखा, तो उनका जो छुपा उद्यमी था अंदर से, वो जग गया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये किसान 1 हेक्टेयर से 8 लाख रुपए कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? मेरी आमदनी 40,000 क्यों अटकी हुई है? तो एक ग्रामीण परिवार की औसतन आय राजस्थान में 40,000 है, जबकि विकसित देशों में ये 6 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए तक है। और सुरेंद्र सिंह अवाना जी जैसे किसान तो 8 लाख रुपए तक भी पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने वहां से वो शिक्षण प्रशिक्षण लिया, जिसको सरकारी गाइडलाइंस में हम एक्सपोजर विजिट नाम से भी जानते हैं। फिर वो शिक्षण प्रशिक्षण लेके आके अब समय था कि इस शिक्षित प्रशिक्षित टीम को गांव वालों से जोड़ना था। कि सारा काम नवंबर-दिसंबर 2020 में चला। जो आज का टॉपिक है कि जलखेत ऐसे आई खुशहाली, उससे पीछे क्या मेहनत हमने की, वो मैं थोड़ा साझा करना चाह रहा हूं। तो जो ये शिक्षित प्रशिक्षित टीम ने फिर गांव-गांव में हमने चौपाल बैठ के हर वार्ड पे हमने सभा की। तो गांव वालों ने कहा कि हमारा भूजल नीचे जा रहा है, तेज गति से भूजल नीचे जा रहा है। मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में ही भारत ने करीब 60% भूजल खो दिया है, जिसमें 90% जो पानी की मांग है भूजल की, वो सिंचाई की है।
तो भारत के 17.5 करोड़ किसान परिवारों को आज हमें कुछ ऐसा संदेश देना होगा कि वो गांव-गांव में खेत-खेत पर ही पानी का संरक्षण करके खेती की सिंचाई करें। तो लोगों की समस्याएं सामने आई छरेड़ा में कि भूजल नीचे जा रहा है, आवारा पशुओं से फसल खराब हो जा रही है, लोगों ने अलग अलग तरह की स्तरों की शिक्षा प्राप्त की पर उनके लिए नौकरियां नहीं है, आय कम है, दूध का सही दाम नहीं मिल रहा, गोबर से गैस बन सकती थी पर एलपीजी गैस खरीदनी पड़ रही है और उसमें भी अब वो महंगी पड़ रही है। तो ये सारी समस्याओं को सुनने के बाद ये जो मॉडल पंचायत विकास प्लान का अवधारणा हुई वो बना और 2 जनवरी 2021 को एक स्पेशल ग्राम सभा हुई जिसमें जनता ने ही इस ग्राम पंचायत विकास प्लान का अनुमोदन किया और इसी की तर्ज पर मुझे राजस्थान सरकार ने ये मौका भी दिया कि सभी 11,000 ग्राम पंचायतों में इसी तरह की विकास प्लान को फैलाने का मौका भी मुझे मिला। आपको जो प्लान है मतलब सिंचाई के अंदर आत्मनिर्भर बनाने को गाँव ने छरेड़ा गाँव ने, तो वो जो प्लान है तो एक तो है कहीं हो मतलब जल तलाई बना रहे हैं तो कहीं है और कहीं लाभ आपने किसान भाई नहीं सो होगा जब जल तलाई बना लेगा। बिल्कुल। तो जो दौसा है वो डार्क जोन जिला है। भारत के 750 जिलों में से 250 जिले डार्क जोन घोषित कर दिए गए हैं। 21 महानगरों में पानी खत्म हो गया है और क्योंकि 90% पानी की मांग सिंचाई की है तो हमने ये मॉडल बनाने की कोशिश की कि कैसे खेत खेत पर ही पानी की व्यवस्था हो सके। तो जैसा जी आपने पूछा कि इस ग्राम पंचायत में करीब 500 किसान परिवार हैं जिनके पास कुल 600 हेक्टेयर जमीन है। अच्छा। तो हर किसान परिवार अगर अपनी 5% जमीन पे 10 फीट गहरा कुंडा बना ले तो इतना बारिश का पानी संग्रहित कर सकता है कि वो अपनी बाकी की बची 95% जमीन की सिंचाई बारोमासी कर सकता है। मतलब केवल 5% जमीन ही अपने गांव मतलब खेत की अपनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप 1 हेक्टेयर किसी के पास है, 4 बीघा है, तो 4 बीघा पे जैसे अभी मैं आपको छोटे किसान का उदाहरण देना ज्यादा सही समझूंगा क्योंकि राजस्थान में करीब 40% किसान ऐसे हैं जिनके पास 4 बीघा से कम जमीन है और उन्हीं को इस जल क्रांति में जोड़ना मेरा जिंदगी का मैंने उद्देश्य बनाया है। क्योंकि जी की छोटी जमीन हो है वो किसान भाई आपने वही सोचा कि आप की तरीके से कोई नई चीज में कर सका। बिल्कुल। और छोटे किसान और भी छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि जमीन आगे बढ़ती चली जाएगी तो उनको आज ही एक बहुत आस देनी जरूरी है। तो जैसे 1 बीघा का एक किसान था, 1 बीघा उसका हमने जलखेत बनाया 61 फीट बाय 41 फीट का और आज 2.5 लाख लीटर पानी आप जाके देख सकते हैं उसके खेत में भरा हुआ है। और अगर वो सूक्ष्म सिंचाई भी अपना ले जो कि हमारा आगे प्लान है तो वो तीनों फसल खरीफ के साथ, खरीफ तो बारिश में लेता ही है, रबी और जैद भी इसी जलखेत के पानी से ले पाएगा। दूसरा उदाहरण हमने 2 बीघा के किसान का जलखेत बनाया, आज 6 लाख लीटर पानी उसकी 5% जमीन पे भरा हुआ है, करीब 53 फीट बाय 60 फीट का। तो कोई भी किसान परिवार अगर अपना जलखेत प्लान करना चाहता है तो सबसे पहले वो जमीन का क्षेत्रफल निकाले कि उसके पास क्षेत्रफल कितना है, उसका 5% निकाले और उस 5% में सही जगह से गाइडेंस लेके मुझे भी संपर्क वो कर सकते हैं अलग अलग मीडियम से और उस 5% जमीन का 10 फीट गहरा वो डिजाइन बनाए और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर से उसको खुदाए। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज छोटे किसानों को आ रहा है वो है लागत का। एक जलखेत बनाने के लिए औसतन मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। अच्छा। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसमें 90% सब्सिडी है, मनरेगा में मशीन अलाउड नहीं है, जल जीवन मिशन में भी एक कॉम्पोनेंट है। तो इन सारी योजनाओं का ज्ञान भी किसानों को होना जरूरी है। मतलब सरकारी योजनाओं में आप साथ लेकर। बिल्कुल। जैसे इस पंचायत में 42 फार्म पॉन्ड हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हमने अनुमोदन करवाए हैं। अच्छा। 10 फार्म पॉन्ड्स हमने समाज के सहयोग से करवाए हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक, इस साल की 31 दिसंबर तक खरीफ कटते ही बाकी सभी किसान परिवारों के जलखेत बनके पूरे भारत की 2.5 लाख पंचायतों के समक्ष ये एक मॉडल जल पर्याप्त पंचायत घोषित हो जिससे 17.5 करोड़ परिवारों को ये संदेश जाए कि कैसे उनको अपने अपने खेत खेत पर ही पानी की व्यवस्थाएं कर लेनी है। तो बिल्कुल मतलब एक सबसे बड़ी बात तो आई है कि बारिश के टाइम तो जगह खरीफ की फसल अपना किसान भाई ले हुए तो वह तो चलो वह ले रहा था बारिश के टाइम वाली, लेकिन अब वो पॉन्ड बनाने से यहाँ होगा कि अब पूरे साल सिंचाई कर सके और बाकी फसल जो रबी है जायद है वह फसला भी अब ले सकेगा। एक बहुत बड़ी बात है। मतलब जैसा आपने अभी कहा कि किसान जो अभी खाद्यान्न फसलें ही ले पा रहा है वो व्यापारिक फसलें भी ले पाएगा, जैसे सब्जियां, बगीचे, फूलों की खेती, औषधि पौधे। अगर आज हम किसी किसान से बात करते हैं तो बोलता है साहब, जैसे मित्रवाड़ी में बांदीकुई में किसान बोलते हैं कि 180 फीट पानी चला गया, 200 फीट पे काला पत्थर है। अच्छा। अब उनके पास पानी ही नहीं है तो कैसे वो ऑर्गेनिक खेती करेंगे, कैसे वो जीरो बजट खेती की ओर बढ़ेंगे। तो आज पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ी बात है और जितनी भी योजनाओं की हमने बात की, यमुना राजस्थान साबरमती लिंक, पूर्वी नहर नदी योजना, अपनी जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें भी करीब अभी 9,600 एमसीएम पानी की ट्रीटी हुई थी जिसमें से अभी 5,500 एमसीएम ही आ रहा है। जहां 13 लाख हेक्टेयर सिंचित हो सकती थी वहां 9 लाख हेक्टेयर ही सिंचित हो रही है। अच्छा। तो 10% जमीन तो इन योजनाओं से सिंचित हो जाए राजस्थान की और बाकी की 90% जमीन को सिंचाई करने की व्यवस्था करने के लिए खेत खेत पर ही जल किसान को 5% जमीन पे जल खेत बनाने होंगे।
तो अब तक कितना आप कर सके हो? किसान भाई कितना किसान भाई आप तैयार कर चुके हैं? कितना पॉन्ड अपना तैयार हो चुके हैं? किसानों को मनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। जो किसान अपनी 1 इंच जमीन देने को भी तैयार नहीं होते हैं, उनको ये मनाना कि 5% जमीन उनको इस प्रकृति पुनरुत्थान की ओर देनी है। क्योंकि साथ साथ हम पेड़ों का भी लगा रहे हैं। जैसे पूरे भारत में हरित क्रांति के बाद जब किसान को ट्यूबवेल मिला, कीटनाशक मिला, खाद मिला, तो 1200 लाख हेक्टेयर कृषि विस्तार हुआ। मैं ये बताना चाहूंगा सभी को, किसान भाई बहनों को, कि 1200 लाख हेक्टेयर कृषि विस्तार की वजह से करीब 20 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र भारत का खत्म हो गया। और आप हम सभी ने बचपन में पढ़ा है कि वनों का जो मूल्य है, बारिश के चक्र में अपना जो योगदान देते हैं कि भूजल को खींचकर वाष्पीकरण करके बारिश के रूप में जल चक्र बनाते हैं। अगर वो चक्र में से वो मुख्य भाग ही हट जाएगा तो हमारे पूरे भारत की जो क्षेत्रीय बरसात है वो डगमगा गई है। जैसा आपने कहा कि कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कभी हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। और हमारी जो मौसमी बरसात है जो अरब सागर से उठ के राजस्थान में घुसती है, वो जो वातावरण परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जिसको हम सब कह रहे हैं, उसकी वजह से वो डगमगा गई है। तो आज राजस्थान के जो 1 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें करीब 5 करोड़ ग्रामीण जन बसते हैं, जिनके मुख्य आजीविका के स्रोत खेती और पशुपालन ही है, उनकी पूरी जो जीवन शैली है वो चरमरा गई है। इवन पशुपालन का जो सेक्टर है, जिससे 35% आय आप किसान भाई बहनों को आ रही है, उसमें 70% लागत चारे की होती है। अच्छा। और हम सभी जानते हैं कि चारे की उपलब्धता सीधी सीधी पानी से जुड़ी हुई है। अगर किसान गेहूं की फसल नहीं ले पाएगा तो तुड़ा नहीं होगा, जैसा वो क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, बट जो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, बट उस चारे की उपलब्धता पे ही दूध का पूरा पशुपालन बिजनेस है। नहीं तो मित्रवाड़ी के किसान कहते हैं कि भैंसें कट कट के जा रही है। तो क्या हम अपनी जमीन को मरु छोड़ना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम अपनी भैंस गायों को कटता हुआ देखें? नहीं। ये भारत कृषि प्रधान देश है। ये अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढेगा। किसान खेत खेत पर पानी की व्यवस्था करेगा। अपने पूरे देश को विकास ही अपनी कृषि पर टिकेड़ो है। मतलब आधारभूत चीज अगर देखा तो वो कृषि है। कृषि पे ही कोई चीज और उद्योग धंधा है बाकी सब शुरू होगा। तो कृषि ने बचाना बहुत जरूरी है। एक आपसे विपरीत चीज जानना चाहूंगा कि छारेड़ा गांव की बात हो रही है, आप अपना मॉडल शुरुआत अट से ही करी, तो कोई खास वजह है कि पीछे का आप छारेड़ा गांव ने चुने? जब बहुत बार बाणगंगा की मैंने कहानी सुनी तो मैंने बाणगंगा का जो भाव क्षेत्र था उसका मैं अध्ययन कर रहा था। अच्छा। और साथ साथ मैं न्यूज कवरेज भी देख रहा था। तो मैंने देखा छरेड़ा एक ऐसा गांव है जो मोरेल नदी का भाव क्षेत्र भी है और काफी चर्चित है और काफी उत्साह उन गांव वालों में है। तो मैंने इसलिए उस पंचायत को चुना। निष्पक्ष किसी भी राजनीतिक संगठन से ये गांव जुड़ा नहीं है, इसलिए भी मैंने इस गांव को चुना कि इस गांव की छवि जो है निष्पक्ष है और निष्पक्षता में ही संपूर्ण सामुदायिक भागीदारी जुड़ी हुई से बंधी हुई है। जी, अगर आप पौंड बनाने की बात करें तो अभी तक आप कह रहे हैं कि 10 पौंड बन चुके हैं छारेड़ा गांव के अंदर और भर भी चुके हैं। बिल्कुल। तो और आगे अपना लक्ष्य कहीं है और कितना किसाना ने अंदर जोड़ना है आपने? बिल्कुल। तो इस ग्राम पंचायत में करीब 500 किसान परिवार हैं, जिसपे औसतन एक जल खेत में प्लास्टिक शीट, उसकी फेंसिंग भी करनी होती है, नहीं तो कोई आवारा पशु वगैरह छोटा बच्चा उसमें गिर ना जाए, तो उसकी फेंसिंग, प्लास्टिक शीट और साथ में वृक्षारोपण। अच्छा। कि 1 हेक्टेयर में मान लीजिए 200 मीटर पे करीब 50 पेड़ भी लगेंगे। तो इस तरीके से 13,000 पेड़ भी लगाने हैं। हमारे लक्ष्य में 500 जलखेत बनाना, 13,000 पेड़ लगाना। अगर इतने जलखेत हमने बना दिए तो करीब 62 करोड़ लीटर पानी वो पंचायत खुद सिंचाई में सक्षम बन सकती है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि 500 किसान परिवारों के पूरे जल पर्याप्त पंचायत बने और 30 दिसंबर तक मेरा ये लक्ष्य है, जिससे अगली साल की शुरुआत में मैं ये पूरे देश के सामने मॉडल स्वरूप रख सकूं। बिल्कुल। मतलब अपने देश के हर गांव में इस तरह का मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपके मॉडल की बात करा तो मैं वो भी सुना कि इस पॉन्ड के ऊपर जो पॉन्ड बन रहा है तो भी सोलर पंप लगाने की भी बात हो रही है। तो इससे कहीं फायदा आपने किसान भाइयों को? बिल्कुल। अभी जैसे ये किसान भाइयों को, ये किसान भाई बहनों को लगता है कि हमारी 5% जमीन तो जल खेत में चली जाएगी, तो उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि आपको एक तो पानी की संपूर्ण उपलब्धता हो गई। अब उस 5% जमीन का भी हम उपयोग लेंगे। कैसे? हम उस 5% जमीन को ही सोलर से ढक देंगे, क्योंकि पानी 2 तरीके से खत्म होगा। एक तो वहां पे उसका पर्कुलेशन होगा, वो जमीन के नीचे जाएगा, जिसको हमने प्लास्टिक शीट लगा के रोक लिया। एक वो वाष्पीकरण से उड़ेगा। तो अगर हम सोलर पैनल से उस जल खेत को ढक देंगे और नीचे प्लास्टिक शीट लगा देंगे तो पानी उधर लॉक हो गया। अब जो सोलर पंप लगेगा, जैसे 1 हेक्टेयर की मैं उदाहरण दूंगा आपको, 4 बीघा वाले जो किसान है, सभी छोटे किसानों के लिए भी ये बात बिल्कुल 4 बीघा से अगर कम हो तो भी लगकर वो भी, मतलब जितनी भी आपकी जमीन है, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं, आपकी जितनी भी जमीन है, मान लीजिए आपके पास 4 बीघा जमीन है, तो आपका 5% होता है 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर पे 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लग जाता है। अच्छा। 50 किलोवाट से करीब 75,000 यूनिट का उत्सर्जन होगा सालाना, जिसमें से 5,000 यूनिट तो किसान को खुद चाहिए।
सिंचाई के लिए, और 70,000 यूनिट को वो लोकल यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी को बेच सकता है। अच्छा। जितनी भी दर है, जैसे राजस्थान में 3.5 रुपए है मान लीजिए, तो उससे उसको करीब 2.5 लाख रुपए की आमदनी होगी। अच्छा। अब जो उसको लगाने की लागत है वो 19 लाख रुपए है, और मैं चाहता हूं कि किसान को स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं लगाना पड़े, छोटे किसान, गरीब किसान भी सोलर प्लांट लगा सके। तो 19 लाख को हम सब्सिडी और बैंक फाइनेंस, बैंकों से और सब्सिडी से फाइनेंस करवाएंगे, तो करीब 1.5 लाख की किश्त आएगी। तो 2.5 लाख आमदनी हो गई, 1.5 लाख किश्त हो गई, तो नेट 1 लाख का मुनाफा। कुल मिला के ना तो उसको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा, उसको पानी फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गया किसान को, और सालाना उसको 1 लाख रुपए की एडिशनल आमदनी होगी। इस तरीके से 500 परिवारों को हम सैचुरेट करेंगे, जिससे भारत के 17.5 करोड़ परिवार अपने अपने खेत पे जल और ऊर्जा का ये पावर हाउस बना लें। बिल्कुल, मतलब फायदो ही फायदा अपने नजर आ रहे तरीके से। अब आप सिंचाई की बात करेंगे, जी हाँ, आप जल तलाई बनावगा, पौंड बनावगा, तो भी से अपने किसान भाई के पूरा साल पानी मिलेगा बने, लेकिन वो पानी भी सही इस्तेमाल होवे, व्यर्थ नहीं बहे, और मतलब कम पानी इस्तेमाल से आप अच्छी पैदावार भी ले लेवा। तो एक लिए सिंचाई की जगह पद्धतियां हुए, तरीका हुए, तो कौन सा तरीका पे आप जोर दे रहे हो कि किसान भाई ने तरीका अपनाना चाहिए? मनीषा जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। छरेड़ा पंचायत में आज करीब 80% किसान या इससे ज्यादा क्यारी धोरा कर रहे हैं, पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं। जी। तो हम पानी की कितनी भी उपलब्धता वहां कर दें, वो हमेशा उनके लिए कम रहेगा। तो पहला उसने स्टेप लिया कि 5% जमीन बना के उसने जलखेत भर लिया, जो बारिश का पानी था। अब बात आपने कही कि कैसे हम उसकी दक्षता भी इंश्योर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। तो बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिस्टम पद्धति हर किसान परिवार की इस पंचायत में होगी। कभी आप अगर इस पंचायत में आएंगे, आप में से कोई जो दर्शक यहाँ आएंगे, तो आप देखेंगे सभी किसान परिवारों के जलखेत बने होंगे, सभी किसान परिवारों की उनकी फसल अनुसार, अगर खाद्यान्न फसलें हैं तो फव्वारा सिस्टम, सब्जियां बगीचे हैं तो बूंद बूंद सिंचाई। इस तरह की जल सक्षम, क्योंकि हमारा जो भूजल है वो 60% भूजल तो पिछले 10 वर्षों में खत्म हो गया, और 90% जो योगदान उसने सिंचाई का रहा है। और अगर भूजल खत्म हो गया तो हमारा जो मोहनजोदड़ो सभ्यता खत्म हुई, हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, ऐसी जो सभ्यताएं हमारे इतिहास में खत्म हुई है, ऐसे ही हमारे आगे ये मानव जाति भी खतरे पर है, और पूरे वैश्विक खतरा है ये भूजल का। अमेरिका में भी भूजल नीचे तेजी से गिर रहा है, तो क्यों नहीं भारत पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हो कि कैसे अपने अपने खेत पर उसने पानी की और सूक्ष्म सिंचाई की और उसकी सबकी व्यवस्था करी। बिल्कुल। तो इस सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने की बात, तो इस तरीके से आत्मनिर्भर बनेगा अपना किसान भाई, माने पूरी उम्मीद है आपके ई प्लान से। लेकिन साथ साथ, क्योंकि मैं जाना कि आप सिर्फ 8 तक ही सीमित नहीं रहना चाहो, आप आगे भी और काम करना चाहो, गांव ने हर क्षेत्र पर आत्मनिर्भर बनाना चाहो, तो इसके लिए आपको एक ग्राम पंचायत के ऊपर एक मॉडल प्लान भी है। तो वो कई प्लान है और कई क्या विशेषता है प्लान की? बिल्कुल। अभी भारत का आज की जो अगर हम देखें आंकड़े, तो करीब 2% कच्चा माल ही प्रसंस्करण हो पाता है, जबकि अमेरिका करीब 98% कच्चे माल को तैयार उपभोक्ता माल बना लेते हैं। पहला आंकड़ा। दूसरा, पूरी जो वैश्विक हमारा मार्केट है उसमें भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी सिर्फ 2% हिस्सा रखता है। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूं कि भारत की 90 करोड़ जनता जो 2.5 लाख पंचायतों में निवास कर रही है, तो हर पंचायत का उसके स्केल के अनुसार, वो ब्लॉक स्तर पे भी हो सकता है, जिला स्तर पे भी आ सकता है, बट अपने कच्चे माल का प्रसंस्करण खुद किसान करे। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, इस 500 किसान परिवारों का जितना भी कच्चा माल होगा, उनसे संबंधित हम प्रसंस्करण इकाइयां भी लगा रहे हैं। अच्छा। जैसे दुग्ध प्रसंस्करण इकाई, जो दूध को देशी घी, बटर, आइसक्रीम, चीज बनाएगी, अनाज से आटा बनेगा, फलों से जूस बनेंगे, इस तरह की प्रसंस्करण इकाई होगी। और इस तैयार उपभोक्ता माल को बनाने में जितना भी मूल्य संवर्धन होगा, उसका मुनाफा भी इन किसानों को ही लौटाया जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक किसान उत्पादक संगठन भी बना रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये सारे शेयर होल्डर होंगे, इनकी खुद की, ये उद्योगपति बनेंगे, ये किसान अब उद्योगपति बनेंगे। बिल्कुल। तो मतलब किसानी के साथ साथ उद्योग धंधा लगेगा, और जगह बच्चा अपने गांव का पलायन कर रहा था, वह भी बैठी रहकर रोजगार प्राप्त कर सकेगा। और जैसे अभी सबसे बड़ी समस्या जैविक खेती की आ रही है कि किसानों को हमें जैविक खेती की तरफ मोड़ना है, बट हम सब ये नहीं देख रहे हैं कि प्राकृतिक खाद की भी हमें कमी है। तो हम साथ में बायोगैस प्लांट का भी यहाँ पे लगवा रहे हैं। बायोगैस प्लांट उस पंचायत में जितना भी गोबर है मवेशियों का, करीब 16 टन गोबर इकट्ठा हो जाता है इस पंचायत से, और करीब 21 टन की वहां पे बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। तो उससे महिलाओं को स्वच्छ और सस्ती रसोई गैस मिल जाएगी, किसानों को प्राकृतिक खाद और कीटनाशक मिल जाएगा। तो बायोगैस प्लांट, डेयरी प्लांट और खाद्य प्रसंस्करण, ये 3 उद्योग होंगे जो जिनके उद्योगपति ये किसान बनेंगे। तो ये मॉडल जो पंचायत बन रही है, सिर्फ पानी में नहीं बन रही है, ये रोजगार में, आय में, सभी पहलुओं में एक मॉडल पंचायत बनेगी। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि सभी 2.5 लाख सरपंचों के लिए और राजस्थान के सभी 11,341 सरपंचों को अपनी अपनी सरकारी योजनाओं का सही प्रयोग करके ऐसी पंचायत अपनी अपनी बनाने का भी इससे संदेश मिलेगा। जी, आप एक अंदर जीरो बजट फार्मिंग की बात कर रहे हो,
तो जीरो बजट फार्मिंग आप किन कहेंगे? जीरो बजट फार्मिंग के लिए बहुत ही एक से एक धुरंधर महानुभाव किसान राजस्थान के पास हैं। जैसे सुरेंद्र सिंह अवाना जी हैं, मैं उनका नाम हमेशा लेता हूँ। रामजी लाल जी हैं मित्रवाड़ी बांदीकुई में, आज उनका नाम लेके उनको भी नमस्कार अपना देता हूँ। तो जीरो बजट खेती का मैं एक उदाहरण दूंगा कि जो जलखेत हम बन रहे हैं, इसी पे मैं उदाहरण देता हूँ। इसी जलखेत को जो किसान मछली पालन में प्रयोग करना चाहते हैं वो मछली पालन कर सकते हैं। जैसे सुरेंद्र सिंह अवाना जी शायद 1 बीघा पे 40,000 की मछलियां का बिजनेस अच्छा, मछली। अब मुझे सुरेंद्र सिंह अवाना साहब ने बताया कि मछलियों का जो खाना है, वो जो कृषि का जो कचरा आता है, उसी को वो वहां पे छान के डाल देते हैं, तो वो मछलियों का ऑर्गेनिक खाना बन जाता है। और वो जो उत्पादन कर रहे हैं वो जैविक खाद से कर रहे हैं, तो मछलियों का खाना भी ऑर्गेनिक हो गया। उसके ऊपर अगर मुर्गी पालन करे और उनका जो बीड़ पानी में गिरेगा उसको मछली खाएगी। तो एक पार्ट का वेस्ट अगर दूसरे पार्ट का इनपुट बन जाए, इसी को हम जीरो बजट खेती या समन्वित खेती, मतलब एक इससे जो लागत है, हाँ, चक्र चालक का अपना कुछ वेस्ट भी कुछ भी वेस्ट नहीं, तो इससे जो लागत आती है प्रति हेक्टेयर किसान को, वो बिल्कुल धरा गिरेगी और जो मुनाफा है वो मूल्य संवर्धन से बढ़ेगा, तो नेट इनकम किसान की बढ़ेगी। इसी को हम समन्वित खेती, और हम यही हमारा अगला कदम होगा कि पानी की उपलब्धता कराते ही ये 500 किसान परिवार जिसमें करीब 2500 लोग निवास कर रहे हैं, इनको हम जीरो बजट खेती कह लीजिए या समन्वित खेती की तरफ मोड़ेंगे। तो आप जो भी मॉडल लेकर आया, सिंचाई की बात कराएं या और अपने ग्राम की जो कि मॉडल ग्राम बनाने के लिए आप लेकर आ रहे हो, तो लोगों ने कहा ना कि जोड़ने के लिए और बने राजी करने के लिए बहुत दिक्कत भी, समस्या भी आपके सामने आएगी। तो कौन कौन सी समस्या आप सामने करो? बिल्कुल, तो जैसा मैं कह रहा था कि हमने वार्ड स्तर पे सभाएं करी, घर घर जाके पैम्पलेट वितरण करवाया उसी टीम द्वारा, निष्पक्ष युवाओं की टीम द्वारा, और इसी के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने मुझे दिल्ली बुलाया और रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनके द्वारा मुझे दूसरे राज्यों को भी ये संदेश देने का मौका मिला। तो जब हम एक पंचायत हम ये बनाएंगे, इसी तर्ज पर जब हम पूरे देश को ये संदेश देंगे, तो हमारे पास प्लानिंग का भी एक फ्रेमवर्क है कि कैसे हर पंचायत की अपनी एक टीम होगी, वो टीम कैसे शिक्षित प्रशिक्षित होगी, फिर वही शिक्षित प्रशिक्षित टीम गांव वालों को कैसे ट्रेन करेगी। तो इसका एक तरीका है किसी भी पंचायत को में संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना, उनको तकनीकी कौशल करना, जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और सतर्कता, इन 5 सिद्धांत अगर हम पूरे कर दें तो हम किसी भी पंचायत को ऐसे क्रांति के लिए तैयार कर एक मॉडल ग्राम आप बना सका, और आप चाहूंगा देश को हर गांव मॉडल ग्राम बने। बिल्कुल। एक आपसे विप्र जी जानना चाहूंगा कि इतनी कम उम्र के अंदर आप मतलब ग्राम विकास के काम से जुड़ेड़ा हो जी, तो मतलब आज आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। मतलब आज और युवा लोग हैं, आपने देख रहा होगा, मैं देख रहा हूँ, तो मतलब हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हो आप। तो लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप जो भी वो काम कर रहे हो, इसके पीछे आपकी प्रेरणा आपने कर से मिली? मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में कुछ प्रेरणा देने वाला काम कर रहे हैं, और मेरे जो परवरिश हुई है बचपन से, उस परवरिश ने और मेरे माता पिता के सपोर्ट ने मुझे ये भावना, ये सपोर्ट दिया कि मैं इस काम को कर पा रहा हूं। और अगर मैं इस पंचायत को बनाने में अपना योगदान संपूर्ण रूप से दे पाता हूं और ये पंचायत मॉडल स्वरूप विकसित होती है, तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और समाज के सभी हितधारकों से यही प्रार्थना रहेगी कि इसी तर्ज पर भारत की 30,000 पंचायतें हमें विकसित करनी होगी, तभी हम प्रकृति पुनरुत्थान या त्रेता युग की तरफ भारत में बढ़ सकते हैं और इसी जीवन काल में हम भारत को विकसित देख सकते हैं। मेरा ये सपना है कि 2030 तक सभी 2.5 लाख पंचायतें संपूर्ण रूप से स्विट्जरलैंड बतौर, मैं ये कहना चाहूंगा, स्विट्जरलैंड बतौर विकसित हो जाए। इसके लिए एक पंचायत इस यज्ञ को शुरू करेगी। बिल्कुल, हमारी भी पूरी उम्मीद और भगवान से आशा है, उम्मीद है कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हो, ग्राम विकास के लिए जो भी आप मॉडल लेकर आ रहे हो, वो पूरी तरीके से सफल हो। और मैं तो चाहूंगा पूरे देश के अंदर इस तरह का अपना जगह भी जितना भी गांव है वह मॉडल गांव के रूप में विकसित हो, और अपना जितना भी ग्रामीण भाई बहन है वे एक विकसित जीवन शैली ने जीवे और भी को लाभ लेवे। तो आप आया विप्र जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाई बहन दी, तो एक तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की कमी के चलता वापा ने विदा लेनी होगी, तो फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाजत, राम राम सर।